So, good morning, my dear students. Let's start with new chapter number 6, cost. कॉस्ट को हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में। इन प्रीवियस चैप्टर मतलब अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर, फिर डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम आज देख रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट में हम समझते हैं, in the previous chapter we studied the various concept and laws related to behavior of product. अभी हमने पिछला चैप्टर जो लेटेस्ट में पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, हमने उसको प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, वो हमने पढ़ा। A firm uses various inputs to produce goods and services। को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स का यूज होता है। Firm has to make payment for such inputs as they do not come free। वो जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज करती है फर्म, तो उनके लिए पेमेंट देना होता है और वो पेमेंट फ्री में नहीं आता, मुफ्त में नहीं आता, भंडारा नहीं चल रहा है। फर्म हैज टू मेक पेमेंट, उनको कुछ पेमेंट देना पड़ता है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट जाता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। Since production cost are important in determining a firm's output, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यदि कॉस्टली हुआ तो उसको लोग खरीदेंगे नहीं आसानी से, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होना चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट सस्ता, सुंदर और टिकाऊ नहीं होगा तब तक लोग उसको खरीदेंगे नहीं। कॉस्टली चीजें होती हैं तो उसको लोग नहीं खरीदते। जैसे फॉर एग्जाम्पल MI के फोन बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ओप्पो, वीवो, ये बहुत सारे लोग खरीदते, लेकिन ये जो कटा हुआ सेब है ना, इसको जल्दी से लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा होता है। लोगों को ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं लोगों को तो क्या है कि क्वालिटी तो ठीक है, साथ में सस्ता भी होना चाहिए। और लोग तो ऐसा दिमाग लगाते हैं, 40,000 का मोबाइल लेने से अच्छा 10,000 के 4 फोन बदल लेंगे। इस तरह से आदमी सोचता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, कि वो कितना ज्यादा डिमांडिंग होगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए यूनिट। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो क्या कहलाता है? कॉस्ट। और कॉस्ट को कुछ तरीके में बांटा गया है, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। Explicit cost is actual money expenditure on input or payment made to outsiders for hiring their factor services। जब हम एक्चुअल में मनी का पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स को, जिनको हमने हायर किया था प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे हमने वेजेस दिया एम्प्लॉय को, रेंट दिया लैंड के लिए, पेमेंट दिया रॉ मटेरियल का, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि हमने खुद नहीं मेहनत कर ली और एक्चुअल मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, एक्चुअल कैश में पेमेंट हमें नहीं देना पड़ा, ओनर ने खुद नहीं मेहनत कर ली। इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन ओन लैंड, सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा। सच कॉस्ट और सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स और इन पर एक्चुअल मनी का आउटफ्लो नहीं होना। So cost in economics includes actual expenditure on inputs and imputed value of input supplied by the owners, implicit cost। दोनों चीजें होती हैं उसकी कॉस्ट में। समझिए। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर कैसे करोगे? भाई एक्सप्लिसिट में तो आपने पेमेंट कर दिया तो वो मेजर हो गया कि हो भाई मैंने 5,000 का पेमेंट दिया, मतलब ये मेरी कॉस्ट हो गई। पर इम्प्लिसिट, जिसमें एक्चुअल में आउटफ्लो नहीं होता मनी का, उसको कैसे करोगे? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर इन टर्म्स ऑफ their market price। For example, if a doctor has opened a clinic at his home, then imputed value of salary for his service will be included। Value of salary will be calculated on the basis of salary that he would receive if he is employed by someone else। एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक घर में खोल लिया और क्लिनिक चला के प्रैक्टिस करने लग गया, तो वो ये कैसे देखेगा कि उसको सैलरी कितनी मिलेगी? तो वो देखेगा कि यदि मैं नौकरी करता, जॉब करता, तो मुझे कितनी सैलरी मिलती। वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है।
आपको निकालना जरूरी है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का डिफरेंस, फिर कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट जैसा प्रोडक्शन फंक्शन था वैसे ही कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट से इसका रिलेशन है। फिर एक आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में चैप्टर 1 में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार जो तू हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ देंगे, तो जिससे आपने हाँ करवाया है उसके लिए जिसको आपने छोड़ दिया वो कॉस्ट है। मतलब एक को पाने के लिए आपने जो दूसरे को सेक्रीफाई किया है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेक्रीफाइड वाली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी मैंने आपको ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन, एक जॉब आपकी इंदौर में, दूसरी जॉब बेंगलोर में और तीसरी जॉब दिल्ली में। इंदौर वाली में सैलरी 4 लाख, बेंगलोर वाली में सैलरी 5 लाख और दिल्ली वाली में सैलरी 8 लाख। दिल्ली वाली मतलब जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, नौकरी की है ना। हाँ, वाली वाली में तुम समझ गए तो आज वाह मजा आ गया। तो देखो, तो आपने कौन सी सेलेक्ट कर ली? इंदौर की जॉब की। साहब यार दिल्ली में जाऊंगा यार, खर्चे भी बहुत हो गए, घर वालों से दूर रहूंगा, कौन माथा फोड़ी करेगा, है ना। अपन तो इंदौर में रहो, इंदौर से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो आपने सिलेक्शन क्या किया? इंदौर की जॉब। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? दिल्ली। क्यों? क्योंकि वहां की सैलरी कितनी थी? 8 लाख रुपए। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉर योर सिलेक्शन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इंदौर की जो आपकी सिलेक्शन है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दिल्ली की जॉब, दिल्ली वाली जॉब, दिल्ली वाली सर्दी नहीं, दिल्ली की जॉब। ठीक है। फिर शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये हम ऑलरेडी फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर में पढ़ चुके हैं, पर एक बार हम और देखते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विथ लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से चेंज नहीं होती। रेंट फॉर प्रीमाइसेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी या परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। ऐसा नहीं है अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किराया बढ़ जाएगा या आपकी ब्याज बढ़ जाएगी। बैंक वाला बोले नहीं यार, आपका पहले प्रोडक्शन कम था तो मैं ब्याज कम लेता था, मैं ब्याज ज्यादा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमानेंट स्टाफ की सैलरी भी उतनी रहेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम भी उतना ही रहेगा। अब आगे, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, हाँ, जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा बाबू, मेरा बेबी, ये वाले नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी इसको कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज incurred on fixed factors like machinery, land, building, etc. फिक्स्ड फैक्टर पर जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। ये एग्जांपल है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, आपका आउटपुट कितना भी कम या ज्यादा हो, इसका हमेशा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आप ध्यान रखें। Fixed cost like salary of a permanent manager, rent of telephone, etc. are paid irrespective of level of output. ये level of output से कोई लेना देना नहीं इनका, इनका पेमेंट ही अलग तरीके से होता है, इसलिए ये इनका कोई रिलेशन नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली विथ लेवल ऑफ आउटपुट। सीधी सी बात है यार, आप लेबर, रॉ मटेरियल, इनकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, इन पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तभी आपका आउटपुट बढ़ेगा, यानी इनका डायरेक्ट रिलेशन है। सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम्स जीरो एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट लगती ही कब है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो लगती ही लगती है ना। ये एग्जांपल, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, इन्वर्सली एस शेप्ड होता है, इनिशियली बढ़ता है, फिर डिक्लाइन बनता है और फिर ये डिफरेंस है। अब टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल,
आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 0, 12 प्लस 6 18, 12 10 22, 12 प्लस 15 वो फिक्स रहेगी। ठीक है। रिलेशनशिप TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने पहले ही बता दिया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजॉन्टली ये क्या होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। TC एंड TVC कर्व्स आर इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं, ये एस शेप्ड होते हैं। इनिशियली राइज होते हैं डिक्रीजिंग रेट से, फिर एक कांस्टेंट रेट से और फाइनली इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं। एट जीरो आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC। जब आपका जीरो आउटपुट होता है तो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इनकर ही नहीं होती। एवरेज कॉस्ट का मतलब है एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल। एवरेज कॉस्ट का रिलेशन हमेशा आउटपुट से होता है। जैसे एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, आउटपुट से। एक यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। जैसे ये है, जितना आउटपुट हो रहा है आपका उतने से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये होता है। हाँ, अब ये ध्यान रखना कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो टोटलिटी में फिक्स होती है। टोटल तो 12 ही लग रही है, लेकिन ये पर यूनिट कम होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे फिक्स्ड फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। और एवरेज कॉस्ट में क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट में क्या आएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये भी बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने से हम हमारी एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा लेते हैं। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये प्लस कर दोगे बिल्कुल टोटल कॉस्ट जैसा ही है। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट पहले ही बता दिया, एडिशनल यूनिट से। तो मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से एक एडिशनल कॉस्ट जो लगी है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। और इसको चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट से भी कैलकुलेट हो सकता है। ये जैसे ये टेबल है, आउटपुट TVC, TFC, TC। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, ये TC पहले जी, इन दोनों का डिफरेंस 6, 28 में 12 का 6, ये इस तरीके से आ गया। मार्जिनल कॉस्ट इन रुपीज ये TC के रिस्पेक्ट में और ये TVC के रिस्पेक्ट में। टोटल की अलग आएगी और उसकी अलग आएगी। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, बोथ AC एंड MC आर डेराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। दोनों टोटल कॉस्ट से ही डेराइव होती हैं, यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के जो पिताजी हैं वो टोटल कॉस्ट हैं। AC रिफर्स टू TC पर यूनिट ऑफ आउटपुट, AC refers to TC per unit of output and MC refers to addition to TC। जो जो टोटल होता है, जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, और मार्जिनल कॉस्ट TC में एडिशन होता है। बोथ AC कर्व्स आर यू शेप्ड, दोनों यू शेप्ड होते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। जैसे यहाँ पर देख लो TC और MC, ये हमने पिछला एग्जांपल जो था हमारा उसी से है। यहाँ पर दोनों यू शेप्ड हैं, बस ये है कि ये पहले डिक्लाइन होता है और ये शुरू से ही बढ़ता जाता है और ये बाद में बढ़ता है। फिर व्हेन MC इज लेस देन AC, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा